क्या दोस्तों आपको पता है प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना का ऑफिशियल लोगो देख सकते हैं, जिसका आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, नभः स्पृशम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, मोटो है। और 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय विधायिका द्वारा भारतीय वायुसेना विधेयक पारित करने के साथ ही वायुसेना अस्तित्व में आई थी। और प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला था? इस महानुभाव ने, नाम है एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। क्या? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1 अप्रैल 1954 को भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बने थे। और भारतीय वायुसेना के पहले हवाई दस्ते का गठन कब हुआ था? भारतीय वायुसेना के पहले हवाई दस्ते का गठन 1 अप्रैल 1933 को हुआ था। और भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता है। और 1 अगस्त 1964 से वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। कब से? 1 अगस्त 1964 से भारतीय वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। और वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन बने हैं? दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हाल ही में RKS भदौरिया का स्थान लिया है हमारे VR चौधरी ने, यानी कि VR चौधरी वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल है। नाम मत भूलिएगा, VR चौधरी। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। संस्था या संगठन और स्थापक के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए कि कौन सा युग्म सही नहीं है, वो पता लगाना है। संस्था या संगठन और स्थापक के संदर्भ में चारों युग्मों को ध्यान से पढ़ते हैं। गुरुवायूर सत्याग्रह के केलप्पन, बिल्कुल सही। अंजुमने इस्लाम जिसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। और परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी, बिल्कुल सही। और चौथा ऑप्शन, अहमदिया आंदोलन के स्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। यहां कुछ गलत है क्योंकि अहमदिया आंदोलन की स्थापना गुलाम अहमद ने की थी। किसने? गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। और यहां लिखा है फिरोज शाह मेहता, तो हमारा कौन सा युग्म गलत हो गया? ऑप्शन डी गलत हो गया। और यह क्वेश्चन हिस्ट्री का है लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी का आज जन्म दिवस है।
आज है 8 अक्टूबर, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी का आज जन्मदिवस। बदरुद्दीन तैयब जी का जन्म 8 अक्टूबर 1844 को हुआ और बदरुद्दीन तैयब जी ने दो महत्वपूर्ण संस्था या तो संगठन की स्थापना की थी। एक संस्थान है मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और अंजुमन इस्लाम। ऑप्शन में हमने देखा, क्वेश्चन के ऑप्शन में अंजुमन इस्लाम और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोनों की स्थापना करने वाले थे बदरुद्दीन तैयब जी और निधन 19 अगस्त 1909 को हुआ। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? वे प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और कांग्रेस के नेता थे। वे धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करते थे और अपनी निष्पक्षता के लिए भी उनकी बड़ी ख्याति थी, यानी कि एक निष्पक्ष वकील थे और साथ साथ न्यायाधीश भी थे। और यहाँ हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी कौन? बाल गंगाधर तिलक जी को रिहा करने में महत्वपूर्ण भूमिका बदरुद्दीन तैयब जी ने अदा की थी। क्या बात है, देखो जब उनकी नियुक्ति मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई तो बाल गंगाधर तिलक पर सरकार द्वारा चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छोड़ने का साहसिक कार्य बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में मद्रास में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष वे सर्वसम्मति से चुने गए थे। क्या? बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए थे। और याद रखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब और कहां हुआ? 1887 में मद्रास में हुआ था। और अपने अध्यक्षीय भाषण में बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या कहा था? समझ में नहीं आता कि सभी के हित में देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, उन्हें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के एक उम्दा विचार बदरुद्दीन तैयब जी रखते थे। और खास तौर पर दोस्तों क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में इसी तरह के कुट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वर्तमान में ट्रेंड भी है। तो दोस्तों यहाँ कुछ संस्था या संगठन और उनके स्थापक कौन थे उनके बारे में विथ इमेज में आपको समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की स्थापना गुलाम अहमद ने की थी, जो हमने क्वेश्चन में गलत आंसर में ढूंढ लिया था। ओके। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी और दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना हमारे पूज्य महात्मा गांधी बापू ने की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ओके, तो ये चारों ऑप्शन मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? हाल ही में आईपीएल 2021 का यह दूसरा फेज जारी है और एक करंट अफेयर में क्वेश्चन आया है कि एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने 250 सिक्सर जड़े हैं आईपीएल के सभी फॉर्मेट में, यानी कि आईपीएल के सभी संस्करण में, और इसीलिए यह सर्वाधिक सिक्सर वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? आपको आसानी से आंसर पता चल जाएगा। कौन है? वेस्ट इंडीज के है, नाम है क्रिस गेल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाई है आईपीएल में। कितनी? 357 छक्के जड़े हैं क्रिस गेल ने, इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन हाल ही में सुर्खियों में आए हैं एबीडी विलियर्स। क्यों आए हैं? तो देखो, एबीडी विलियर्स आईपीएल में 250 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। क्या? एबीडी विलियर्स आईपीएल में 250 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची देखें तो क्रिस गेल टॉच पर है। कितने? 357 छक्के जड़े हैं। तो एबीडी विलियर्स ने 250 सिक्सर लगाई है। और हमारे भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित शर्मा ने आईपीएल में 227 सिक्सर लगाई है। एमएस धोनी हमारे कुल ने दोस्तों 218 सिक्सर लगाई है।
और कीरोन पोलार्ड, इमेज में आप देख सकते हैं कीरोन पोलार्ड ने 214 सिक्सर लगाई है। आईपीएल के सभी संस्करण को मिलाकर यह आंकड़ा पेश किया गया है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण मलेरिया बीमारी का है? यहां 4 ऑप्शन है। कौन सा लक्षण मलेरिया बीमारी का है? तो यहां मलेरिया के लक्षण के बारे में हम जानकारी जुटाए। इनसे पहले यहां पर इस इमेज को देखो। प्रतिवर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को, और प्रतिवर्ष इसकी थीम भी तय की जाती है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। थीम रखी गई है जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। क्या थीम रखी गई है? जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। और यहां मलेरिया वाला क्वेश्चन जब करंट अफेयर में आया है तो मलेरिया बीमारी के लक्षण कौन कौन से हैं? यदि आपको बुखार है, ठंड लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको मलेरिया होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। लेकिन मलेरिया वाला क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने RTS-S/AS01 मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। क्या? WHO ने मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। और यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। क्या? यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। और मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए कि मलेरिया के कारण एक साल में 4 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और 4 लाख लोगों में से 2.5 लाख से अधिक तो बच्चे होते हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में 2019 से चल रहे एक पायलट प्रोग्राम की समीक्षा के बाद लिया है। और यहां वैक्सीन की 20 लाख से अधिक खुराक दी गई है, जिसे पहली बार 1987 में दवा कंपनी GSK द्वारा बनाया गया था। क्या? मलेरिया वैक्सीन को 1987 में एक दवा कंपनी GSK द्वारा बनाया गया था। और यहां जब यह खुलासा किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के निदेशक कौन है? तो हमें याद रख लेना है पेड्रो अलोंसो। क्या? पेड्रो अलोंसो वो WHO के ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम के निदेशक है। 5वां क्वेश्चन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोनों साइंटिस्ट को इमेज में आप देख सकते हैं। एक का नाम है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे का नाम है डेविड मैकमिलन। दोनों को केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया है। रसायन विज्ञान में जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन के डेविड मैकमिलन को वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इन वैज्ञानिकों को अणु और उनके प्रतिबिंब अणु के निर्माण में अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सी महत्वपूर्ण खोज के लिए यह दोनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखो, अणु और उनके प्रतिबिंब अणु के निर्माण में अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और इस अनुसंधान का उपयोग नई दवाओं की खोज और ऐसे अणु बनाने के लिए किया गया है जो प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। और इन वैज्ञानिकों को 10 लाख स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो याद रखो, यह केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है वैज्ञानिकों को? 10 लाख स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाती है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक शुरू की है? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वे तकनीक शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान राज्य। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित यह भूजल के स्तर,
मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और यह वर्ष 1961 में NGRI CSIR के तहत स्थापित एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। और CSIR NGRI की हेलीबॉर्न भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप सतह की एक उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान करती है। क्या यह हेलीबॉर्न भूभौतिकीय मानचित्रण तकनीक जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक उप सतह की एक उच्च रिजोल्यूशन 3D छवि प्रदान करती है। और हेलीबॉर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण का मुख्य लाभ है कि यह तेज, अत्यधिक डेटा सघन, सटीक और किफायती है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में पनडुब्बी के माध्यम से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? पनडुब्बी यानी कि सबमरीन के जरिए एक जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस कंट्री। हाल ही में रूस द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सेवेरोडविन्स्क पनडुब्बी के माध्यम से, कौन सी पनडुब्बी? सेवेरोडविन्स्क पनडुब्बी के माध्यम से बेरेंट्स सागर में किया गया था। तो यहाँ दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट याद रख लेने हैं कि यह जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी के माध्यम से किया गया है? सेवेरोडविन्स्क पनडुब्बी के माध्यम से। कहां किया गया है? बेरेंट्स सागर में। और यह पहली बार है जब इसका परीक्षण पनडुब्बी के माध्यम से किया गया है। और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है। क्या? ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ान भरने में सक्षम है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर तक है। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती रूस के सैन्य क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करती है। और जिरकॉन मिसाइल का उद्देश्य क्या है? रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों के बेड़ों को सशक्त बनाना है। जिरकॉन मिसाइल का उद्देश्य क्या है? रूसी क्रूजर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों के बेड़े को सशक्त बनाना है। 8वां क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया तो देखो, कल थी 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 1708 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन हुआ था। क्या? नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का निधन 7 अक्टूबर 1708 को हुआ था। और वो सिखों के 10वें गुरु थे। और इसीलिए यह क्वेश्चन करंट अफेयर में आया है। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और यहां से यह क्वेश्चन मैंने सेट किया था। और पाहुल नामक एक त्योहार चलाया गया था किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और जफरनामा पत्रों का संकलन भी किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। मोस्ट IMP फैक्ट है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उन्हें गुरु के रूप में सुशोभित किया। और उनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी। क्या? गुरु गोविंद सिंह के दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति रहती थी। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता है। वे भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी के जीवन से नहीं है? दोस्तों लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि निम्न में से किस पत्रिका का संबंध महात्मा गांधी जी के जीवन से नहीं है। यंग इंडिया का है, हरिजन का भी है, नवजीवन का भी है, लेकिन इंडियन स्ट्रगल नामक पत्रिका का संबंध दोस्तों सुभाष बाबू के जीवन से है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष बाबू के नाम इंडियन स्ट्रगल पत्रिका का संबंध है। तो यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि कल 7 अक्टूबर 1919 के दिन गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। कब? आज से 102 साल पहले 7 अक्टूबर 1919 के दिन गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए।
और हिस्ट्री से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पत्र या पत्रिकाएं की बात करें तो यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन एवं हिंद स्वराज, यह चारों का संबंध महात्मा गांधी जी से है। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गांधी बापू की ऑटोबायोग्राफी है। क्या? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन जो ऑप्शन डी में था इंडियन स्ट्रगल, किसकी पत्रिका है? सुभाष चंद्र बोस के। 10वां क्वेश्चन, करंट लगने से हाथियों की मृत्यु रोकने हेतु पहल किसने शुरू की है? क्या? करंट लगने से हाथियों की मृत्यु को रोकने हेतु पहल शुरू की है ओडिशा राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा राज्य की सरकार। ओडिशा सरकार ने विद्युत नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने और हाथी गलियारों तथा उनके आवाजाही क्षेत्रों में तारों को बदलने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्या दोस्तों? हाथियों को बचाने के लिए यह ओडिशा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विद्युत नेटवर्क की ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने और हाथी गलियारों तथा उनके आवाजाही क्षेत्रों में तारों को बदलने के लिए वितरण कंपनियों को 445.75 करोड़ रुपए यह ओडिशा सरकार ने आवंटित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? बिजली के झटकों के कारण होने वाली हाथियों की मृत्यु को रोकना है। और राज्य के ऊर्जा विभाग के मुताबिक राज्य में 79,000 इंटरपोजिंग पोल लगाए गए हैं और 2,300 से अधिक सर्किट कंडक्टरों को कवर किया गया है। और हाथियों के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे पर्यावरण समूह वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा, क्या? वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा के मुताबिक अप्रैल 2010 से अगस्त 2021 के बीच 862 हाथियों की मृत्यु हुई थी, जिसमें तकरीबन 135 हाथियों की मौत बिजली के झटकों के कारण हुई थी। यानी कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा द्वारा एक सर्वे भी सामने आया है कि पिछले 10 सालों में 16% हाथियों की मौत बिजली के झटकों के कारण हुई थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप किसको निर्यात की गई है? इमेज में आप देख सकते हैं जीआई टैग प्राप्त मिठाई जिसका नाम है मिहिदाना। मिहिदाना की पहली खेप हाल ही में बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहरीन साम्राज्य। पश्चिम बंगाल के बर्धमान से जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई है और यह पहल विश्व स्तर पर भारत के स्वदेशी और जीआई टैग किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास का हिस्सा है। तो यहाँ एक और बात भी हमें याद रख लेनी है कि मिहिदाना जो मिठाई है वो पश्चिम बंगाल के बर्धमान से बिलोंग करती है जिसको जीआई टैग मिला है और इसका हाल ही में पहला खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात किया गया है। और उत्पाद का निर्यात एपीडा पंजीकृत मेमर्स डीएम एंटरप्राइजेज कोलकाता द्वारा किया गया था और पश्चिम बंगाल के बर्धमान को मिहिदाना मिठाइयों के लिए 2017 में जीआई टैग मिला था। और दोस्तों निर्यात किसने किया है? तो याद रखो इस उत्पाद का निर्यात एपीडा पंजीकृत मेसर्स डीएम एंटरप्राइजेज कोलकाता द्वारा निर्यात किया गया है। और महाराष्ट्र के हाल ही में एक व्हाइट ऑनियन को भी जीआई टैग मिला और जीआई टैग को लेकर यह ऑनियन भी करंट अफेयर में रहा है। अलीबाग व्हाइट ऑनियन गेट्स जीआई टैग, यानी कि अलीबाग के यह सफेद ऑनियन को जीआई टैग मिला है। देखो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज यानी कि व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। 12वां क्वेश्चन, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना कब तक जारी रहेगी? दोस्तों व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना 2026 तक जारी रहेगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2026। वस्त्र मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है और यह योजना मार्च 2026 तक जारी रहेगी। और इस योजना के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को बुनियादी ढांचागत सहायता,
बाजार तक पहुंच, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन से जुड़ी सहायता आदि प्रदान की जाती है। व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य क्या है? ऐसा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय कारीगरों व लघु एवं मध्यम उद्यमों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। 13वां क्वेश्चन, नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, हाल ही में कल ही नवरात्र का त्योहार शुरू हुआ है और गुजरात का प्रमुख त्योहार है और 9 दिनों तक चलता है और माँ दुर्गा, माँ अम्बे की आरती की जाती है और सभी लोग दोस्तों डांडिया खेलते हैं। क्या खेलते हैं? डांडिया खेलते हैं। तो नवरात्रि के अवसर पर होने वाले आयोजन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दिल्ली में रामलीला का आयोजन होता है, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही। और गुजरात में गरबा नृत्य होता है, बिल्कुल सही। यानी कि हमारा सही आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी। और कला और संस्कृति की दृष्टि से क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। तो देखो, भारत में नवरात्रि का त्योहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कोविड-19 के कारण दक्षिण भारतीय परिवारों में बॉम्बई गोलू की नवरात्रि परंपरा इस वर्ष ऑनलाइन मनाई जाएगी। यानी कि दक्षिण भारतीय परिवारों में यह नवरात्रि का त्योहार बॉम्बई गोलू के नाम से मनाया जाता है। और तमिल भाषा में बॉम्बई गोलू या कोलू का अर्थ क्या होता है? दिव्य उपस्थिति। और नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली में रामलीला का आयोजन होता है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव, तो गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। और तेलुगु भाषा में बोम्माला कोलुवु का अर्थ है कोर्ट ऑफ टॉयज। क्या? कोर्ट ऑफ टॉयज। और कन्नड़ भाषा में बॉम्बे हब्बा का अर्थ है गुड़िया महोत्सव। यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों में यह नवरात्र का त्योहार विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विंटर एक्शन प्लान किसने जारी किया? विंटर एक्शन प्लान जारी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की जलवायु यानी कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकने हेतु यह विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। और पिछले साल भी अरविंद केजरीवाल ने यह दिल्ली प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। कौन से कदम? और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने। और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान भी अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल चलाया था। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है नीलेश पाटनवाड़िया, वीरूभा गोहेल, जयदीप चारा, सेंटा अंकित, किंजल चावड़ा, प्रवीण शाक्य, रविंद्र भानवर और अमित जांगेड़। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है अरविंद केजरीवाल। तो हर्ष एस क्लब, मिस्टर देक्की सुगी, CRPF, नीलोफर मीर, रोशनी प्रजापति, DJ परमार, सुभाष शर्मा, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है और आप लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है हितेश सोलंकी, विक्रम ब्रार, सुमित्रा परमार, विहान ठाकुर, भावना तड़वी, किंजल प्रजापति, SK राठवा ऑफिशियल और उदय निर्मल। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य में भारतीय मोर ने एक शख्स को टक्कर मार दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई? क्या? किस राज्य में एक भारतीय मोर ने एक शख्स को टक्कर मार दी जिसके बाद शख्स की मौत हो गई? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।